और बस 1 सेकंड में मैं चालू कर रहा हूँ। ओके, 1 सेकंड। ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, राइट? चलिए, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सर बहुत सारी चीजें मेंटेन करने को हो गई हैं जो पेंडिंग है, जैसे एडवांस टेस्ट के सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट वी शुड मेंटेन सो दैट आफ्टर हॉलीडेज वी आर गुड टू स्टार्ट अगेन। ओके, बताता हूँ इसके बारे में भी, ये क्लास के एंड में बता देता हूँ, ठीक है? अब पहले अपन एक बार शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि मैंने ये बोला है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है? आपको बताना है कि 1/z कहाँ पे होगा, राइट? अगर मान लीजिए मैंने ऐसे कोई एक z बनाया, ये पॉइंट है जो z को रिप्रेजेंट करता है, और z आपका है थीटा एंगल पे, ठीक है ना जी? अब आप समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। अगर हम 1/z को देखते हैं तो 1/z को हम z बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, यही बनेगा, राइट? तो 1/z की जो डायरेक्शन होगी, 1/z जो होगा वो z बार के अलोंग लाई करेगा। अगर हम z बार को, अगर लेट से मैं इसको k बोल देता हूं, k से डिवाइड करते हैं, तो k क्या करेगा? k उसके मैग्नीट्यूड को k टाइम्स कम कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। कहने का भाव ये हुआ कि जहां पे इसका z बार होगा, लेट से ये z बार की डायरेक्शन है, ये मैं p डैश z बार ले रहा हूं, इसी डायरेक्शन में 1/z लाई करेगा। लेकिन क्योंकि z की मैग्नीट्यूड हमने 1 से बड़ी ली थी, तो 1/z का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा, तो 1/z थोड़ा पास होगा, और कोई बात नहीं। कहाँ पे होगा एग्जैक्ट वो मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ पे कहीं पे पास में होगा, राइट? और ये जो डिस्टेंस है o से लेकर q वाली, OQ डिस्टेंस कितनी है? OQ डिस्टेंस इज 1 अपॉन मॉड z। इज इट क्लियर? ये जो एंगल होगा, ये क्लॉकवाइज सेंस में दिस विल बी थीटा। ये आ गया होगा आप लोगों का, काफियों का आंसर समझ में आ गया होगा सबको, सही बात है ना? इज इट क्लियर टू यू? समझ गया? इसका मतलब हमें क्या हुआ, हमें क्या पता चला कि z जो है और 1/z उसके मतलब कॉन्जुगेट की डायरेक्शन में,
OQ लेंथ यहां से आएगी ना, OQ है किसकी लेंथ, 1/z की है तो 1/mod z ही होगी, या फिर इसका मॉडुलस ले लो आप, 1/z किसके बराबर है, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो ऊपर मॉड z बार आएगा, नीचे मॉड z स्क्वायर आएगा, जो कि 1/mod z के बराबर ही है। सही है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस दिए थे मैंने, करीब 8 क्वेश्चंस था ना, ये 8 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं फटाफट करके कि कैसे करने थे, क्या इनका आंसर आएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान है, कर लिया होगा आप लोगों ने। आपको x² प्लस y² निकालना है। आप दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए। यस, दोनों तरफ आप मॉडुलस ले लीजिए। अगर आप दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो राइट हैंड साइड 1 बन जाएगा। डन, उसके बाद स्क्वायरिंग कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पे z प्लस मॉड z इज इक्वल टू 2 प्लस 8 आइटा दिया हुआ। तो इसका मतलब अगर z को मैं x प्लस आइटा y मानता हूं तो y तो सीधा ही 8 आ गया, क्योंकि इसी में एक आइटा आएगा, यहाँ तो प्योरली रियल नंबर आएगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन से आपको सीधा ही y 8 मिल जाएगा। वो यहाँ पे भी मैंने करके दिखाया है। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसको आप x प्लस आइटा y मान लीजिए और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर दीजिए। ये आपका z है, ये आपका मॉड z है, राइट, और ये 2 प्लस 8 आइटा गिवन है। जब आप रियल पार्ट को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करेंगे तो आपको y की वैल्यू 8 आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 माइनस एक्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। तो x की वैल्यू 2 से कम ही आएगी। बाई चांस यहाँ x² कट जाए, नहीं बेटा y², अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये मैंने यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये इसमें थोड़ी सी गलती है, अब वो गलती मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, x प्लस 64 प्लस x² इज इक्वल टू 2। तो 64 प्लस x² का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यहाँ पे 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 2, राइट। अब आप इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो 64 प्लस x² इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4x² से x² गया, 4x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16, x की वैल्यू आएगी माइनस 15। यही आ रहा है, ठीक है जी। तो आपका z कितना आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 8 आयोटा। ओके, माइनस 15 प्लस 8 आयोटा। ऑलराइट, अब इसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ऑल ऑफ देम आर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन लास्ट क्लास हमने देखा था कि यूनिमॉड्यूलर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका मॉडुलस 1 आता है, ठीक है। और उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि z इंटू जेड बार 1 आता है, तो z बार 1/z के बराबर ही आ जाता है, ठीक है, राइट। अब अगर आप देखें इसको ध्यान से, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉडुलस निकालना है। तो ये 1/z, 1/z2, 1/z3 किसके बराबर हो जाएंगे, z1 बार, z2 बार एंड z3 बार, क्योंकि 1/z 1/z यहाँ पे यूनिमॉड्यूलर की वजह से z बार के इक्वल है। हमने कॉन्जुगेट में पढ़ा था कि अगर आप इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट लें या उसे कंबाइन कर दें वो सेम बात होगी, राइट। और हमने ये भी देखा है कि z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है बेटा। z का मॉडुलस या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, तो इसका आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। समझ में आई बात? ओके, ठीक है जी, बताइए, इज इट क्लियर? अच्छा, आप बताइए कैसे हो रहा था रचित बाय ऑब्जर्वेशन? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे को जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नई चीज सीखने को मिले, हो सकता है आप गलत चीज सीख रहे हो। बताइए कैसे ऑब्जर्वेशन हो रहा था थोड़ा सा? सर क्योंकि सर मॉड दिया हुआ है तो सर वैल्यू मतलब 1 ही हो सकती है, 1 या -1, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी। अच्छा, तो सर 1 बाय मतलब ओके, आप ये कह रहे हो कि Z1 Z2 Z3 है वो 1 या -1 ही हो सकते हैं? यस सर। ओके ओके, क्या बाकी लोग जो क्लास में हैं आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मॉड z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ 1 या -1 ही हो सकता है? नहीं, अगर आप याद करो बेटा रचित, पिछली क्लास में हमने बताया था कि 1 और -1 आर वन ऑफ द वैल्यूज। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, अगर आप देखो ये सर्कल है आपका, ठीक है, और इसकी रेडियस 1 है। रेडियस 1 का मतलब इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का मॉडुलस 1 आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का मॉडुलस 1 आएगा। तो इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिनका मॉडुलस 1 आता है। तो मॉडुलस 1 वाले इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, और उनको जनरलाइज करके हम ऐसे लिखते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आप जो 1 और -1 बता रहे हो वो स्पेशल केसेस हैं ये वाले। तो इसका मतलब वो वैल्यू मान के आप कर रहे हो, उससे वो आंसर आ रहा है, लेकिन उससे ये जरूरी नहीं है कि हर केस के लिए आए, ये मैं बोल रहा हूं। तो अगर आपके पास कभी भी कोई यूनिमॉडुलर z आए तो उसको 1 या -1 मानने की बजाय ये मानना ज्यादा बेटर है, ठीक है? दिस इज जनरलाइज्ड वैल्यू। ऐसे तो आयोटा और माइनस आयोटा भी ओमेगा बताया था मैंने, जैसे एक नंबर ओमेगा स्क्वायर, ये सब भी यूनिमॉडुलर है। आगे बात समझ में आपको बेटा? तो उसमें से आपने बोला कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर केस ले लिया 1 वाला जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, वो एक अलग बात है कि हाँ क्वेश्चन उससे हो जाएगा, बट कंप्लीट वे नहीं है वो। ऑलराइट, ओके सर। ओके, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, z+1 का होल स्क्वायर प्लस z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसमें भी z को x प्लस आइटा y माना और x+1 प्लस आइटा y इनके स्क्वायर्स को खोल दिया। आप मुझे ये बताइए कि यहां से मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया, ये आपको क्लियर है जी कैसे लिखा? यहां से मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया, ये क्लियर है कैसे लिखा? z+1 क्या आएगा? x+1 प्लस आइटा y। ठीक है जी, राइट। और देखो एक चीज, मैं फोर्थ की एक बात बता दूं आपको दोबारा। आप जैसे लिख रहे हो कि फोर्थ में आइडेंटिटी से भी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हो। ऐसे बताने का रीजन सिर्फ इतना है कि आप ये विजुलाइज कर पाए कि z बार को 1/z लिख सकते हैं, क्योंकि ये विजुलाइज कराना बड़ा जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने दिया। आप होल स्क्वायर करके भी सोच सकते हैं। हाँ रचित, क्या डाउट है बेटा इसमें? क्या डाउट है इसमें? ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे मैं अभी आ रहा हूं, पहले 5वां करवा रहा हूं। फोर्थ पे भी आ रहा हूं, पहले 5वां करवा रहा हूं। तो यहां से ये समझ में आया आपको कैसे लिखना है? बस उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया और यही आंसर बन रहा था इसका, 3/2, फिफ्थ का।
फोर्थ क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी मॉडुलस ऑफ बीटा 1 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, राइट, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेथड 1 करके लिख रहा हूं, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 दिया हुआ है, इसका मतलब बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा बार आ जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा, आपको इसका मॉडुलस बताना है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। स्टार्ट करते हैं, ओके, ध्यान से देखिएगा। बीटा को मैंने 1 अपॉन बीटा बार लिखा, और यहां पे मैंने लिखा 1 अपॉन बीटा बार। एलसीएम लिया, यह आया 1 माइनस अल्फा बीटा बार, और यहां आएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z लेता हूं तो क्या ये 1 अपॉन z बार है? अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो क्या ये 1 अपॉन z बार है? सोचो जरा, यस और नो, है ना, ये उसी का रेसिप्रोकल है। तो मॉड z किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन z बार के बराबर। इससे आपके z बार की वैल्यू क्या आ गई? 1। इससे मॉड z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1। इससे मॉड z की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। क्या हुआ बेटा, आप नो सर क्यों लिख रहे हो? ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर ही तो है, रेसिप्रोकल के। अगर ये पूरा z है, अगर ये पूरा z है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे और उसका कॉन्जुगेट करोगे तो यही तो आएगा। आएगा ना बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं होता, अच्छा ये नहीं होता कि दिस इज ट्रू फॉर एनी बीटा, तो आपको बीटा की वैल्यू लेके नहीं करना है, वो एक ट्रिक होगी, वो एक ट्रिक होगी, वो काइंड ऑफ ट्रिक होगी कि आपने कोई भी बीटा ले लिया तो वो कहीं ना कहीं आपको इंपेयर कर रहा है क्वेश्चन। पूरी मेथड जानना जरूरी है, समझ गए जी आप? एग्जाम में जेईई एडवांस में मैं आपको बता दूं कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन होता नहीं है। मेंस मुझ में पहले हो जाते थे, मेंस में भी नहीं होते। वो ऐसा क्वेश्चन ही बना के देते हैं कि वैल्यू पुट करके तो आंसर आया ही ना उसका। समझ गए बात? तो जैसे वैल्यू आप बीटा की 1 ले लो तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार दिखने से लग रहा है कि हाँ ये दोनों सेम हो जाएंगे, बट थोड़ा सा आपको तरीका बताना जरूरी है। मैं बार बार सेम चीज मैंने जानबूझ के यहाँ क्वेश्चन रखे हैं, उनका पर्पज ये है कि आप ये समझ पाए कि बीटा को हम 1 बाय बीटा बार और बीटा बार को 1 बाय बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट बेटा? फोर्थ क्वेश्चन इज क्लियर नाउ टू एवरीवन? ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, ये जेईई एडवांस में आया हुआ है पहले ही, ठीक है, पुराने आईआईटी के पेपर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। सिक्स्थ क्वेश्चन में z-2 था, यहाँ z-1 था, यहाँ पे 2 था। मैंने z को x प्लस आइटा y लिया और यहाँ पे अंदर पुट कर दिया, ये बनेगा x-2 प्लस आइटा y का मॉड, और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। ये पुट करके दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग भी कर दी। उसके बाद थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और अपना क्वेश्चन डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 6 इजी है? यस, वेरी गुड। सो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना लास्ट, या 8 है?
8th भी है, ओके 8th को भी ले चलते हैं यहां से उठा के। पहले 7th क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 8th क्वेश्चन करेंगे जी। ओके 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन भी कह रहा है कि यहाँ पे मॉड z 1 है, राइट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको रियल पार्ट ऑफ w की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो मैं देखता हूं, करने की ट्राई करने की कोशिश करता हूं। कई सारे मेथड हो सकते हैं, बट मैं आई यूज ओनली वन ऑफ द मेथड्स। एक मेथड ये हो सकता है कि z की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू 1 बाई जेड बार, तो w क्या आ जाएगा, 1 बाई जेड बार माइनस 1, 1 बाई जेड बार प्लस 1, 1 माइनस जेड बार, 1 प्लस जेड बार। क्या ये माइनस w बार के बराबर आ गया, सोचो दिमाग लगाओ, क्या ये माइनस w बार के बराबर आ गया एलसीएम लेने के बाद। अगर आप w बार करेंगे और उसका माइनस लेंगे तो यही आएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने w बार के बराबर है, मतलब अपने इमेजिनरी के माइनस के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज 0। दिस ओमेगा इज नॉट, ये वो वाला ओमेगा नहीं है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितना आसान हो गया काम, कितना आसान हो गया काम, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं आपको, चलो। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। मेथड 2 बता रहा हूं मैं, एक नॉर्मल बंदे जो मतलब थोड़ा ग्राफिकली नहीं सोचते हैं, हर चीज में एल्जेब्रिकली सोचते हैं, उनका। फिर एक मेथड 3 और बताऊंगा। मेथड 2 है x प्लस आइटा वाई वाला। हमें मॉड z की वैल्यू 1 दी हुई है, इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। इसको हम यूज करेंगे। w हमारा है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, राइट। तो ये आ जाएगा यार x माइनस 1 प्लस आयोटा y, यहां आ जाएगा x प्लस 1 प्लस आयोटा y। इसको क्या करना है वो आपको अच्छे से पता है, x प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा y, x प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा y। ये करते टाइम आपके पास यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर, ऑलराइट। और भी को बहुत कुछ बनेगा, पर वो मेरे ज्यादा इंटरेस्ट का नहीं है। प्लस 2 आयोटा, अगर आप नहीं, 2 आयोटा नहीं बनेगा, प्लस आयोटा के साथ क्या बनेगा वो भी लिख लेते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है पर चलो लिख लेते हैं। आयोटा के साथ यहाँ बनेगा y इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होने की वजह से रियल पार्ट ऑफ w आपका 0 आ रहा है इसमें, देख पा रहे हैं। ये दूसरा तरीका है। इज इट क्लियर, समझ में आया तो बताइए। ओके कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, वो तरीका भी बता देता हूं मैं आपको। हमें मॉड z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था, तो z को वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लेते हैं। ये मान लिया हमने z को, और फिर सेम ही काम कर दिया। तो मतलब इसमें और उसमें सिर्फ फर्क इतना सा है कि ये वाली जो चीज है वो अंदर इंक्लूड हो गई उसमें, ये वाली जो चीज है वो उसमें अंदर इंक्लूड हो गई, बस अलग से नहीं लिखना पड़ा। जैसे ही आपने इसको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माना, तो इससे ये इम्प्लिसिटली इंप्लाइड हो गया कि भैया इसका यस ये सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस साइन थीटा कॉस थीटा में क्या है कि थोड़ा सा
ट्रिग्नोमेट्री सीखने के बाद थोड़ी कन्वीनियंस रहती है और कोई बात नहीं, देखना कैसे है तो सेम ही। साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या थोड़ी कन्वीनियंस रहती है ट्रिग्नोमेट्री सीखने के बाद। तो यार यहाँ पे -1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, या तो आप अभी मल्टीप्लाई कर दो, पर अभी ना मल्टीप्लाई करके इसको मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन भी ले सकता हूँ। यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। जिसको ये ना पता चले ना यार कि क्या कर रहा हूं मैं, वो पूछ लीजिएगा भाई, क्योंकि मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो आ गया, ये आ गया tan थीटा बाई 2। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर को आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं बन जाएगा। सोचो, मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को और आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी। जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर को तो ये बन जाएगा ना ब्रदर, तो ये कट जाएगा। तो W की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा tan थीटा बाई 2 आ गई सिर्फ। इसका मतलब W क्या है, प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ W क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया सेकंड थर्ड तरीका भी? थोड़े टाइम में आपको ये पता लगने लग जाएगा कि किस तरीके से आप करोगे तो आपको बेस्ट फायदा होगा। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बट थोड़े टाइम में आपको ये दिखने लग जाएगा कि कैसे किया जाए। ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट हमें शुरू में तो यही लगता है कि हर क्वेश्चन में हम यही लगाएं, पर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि ये सबसे कम लगाना पड़ता है। ओके, ऑलराइट। एक तरीका और अभी आशीष ने सजेस्ट किया कि आप इसको ऊपर नीचे कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? सेकंड से थर्ड स्टेप कैसे आया, ये वाला? ये तो फॉर्मूला है ना बेटा, ये दो फॉर्मूले बड़े काम के होते हैं, याद रखना। तो ये आपको याद रखने चाहिए। एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। याद रहे यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में थीटा हुआ तो वहां थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया? यही फॉर्मूले लगाए यहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। एक आपको ये याद रखना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ऑलराइट। आशीष यार, ये आपने जो किया है वो मेरे को पता नहीं चल रहा कि आप लिखना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो। z+1 तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अच्छा कॉन्जुगेट ऑफ z+1। आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे आप z+1 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो ऊपर नीचे? ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा z प्लस जेड बार प्लस जेड प्लस जेड बार प्लस 1, ये बनेगा। आप जो मेथड फोर्थ सजेस्ट कर रहे हो वो भी देख लेते हैं एक बार।
आपको मालूम है कि मॉड z 1 है और w है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। आप कह रहे हो कि हम इसको z बार प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में बनेगा z बार प्लस z माइनस z बार माइनस 1 और डिनोमिनेटर में बनेगा z बार प्लस z प्लस z बार प्लस 1। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे जी। राइट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अच्छा तरीका है ये भी। तो यहाँ पे आएगा z माइनस z बार, इसकी वैल्यू है 1, ये आएगा z प्लस z बार प्लस 1। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो z प्लस z बार की वैल्यू होती है 2x और z माइनस z बार की होती है 2y इंटू आयोटा। तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y इंटू आयोटा अपॉन 2x प्लस 2, that is y upon x plus 1 into iota, which is what, which is purely imaginary। इसका मतलब इसका रियल पार्ट ऑफ w क्या होगा, 0 होगा। तो this is also one of the ways। is it clear? ठीक है, मनकीरत हर्ष कौशिक करेक्शन कर ली मैंने, वो बाद में लिख दी थी वैसे मैंने। ठीक है, इज इट क्लियर? दीज आर couple of ways of doing it। So I started with looking at unimodular, and unimodular gives me an idea of how to proceed। All right, last question, question number 8। 8th क्वेश्चन किया आप लोगों ने? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों ने किया है, काफी लोगों का डाउट भी है, चलो कोई चक्कर नहीं। देखिएगा ध्यान से, आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे ये विजुलाइज करनी है, थोड़ा सा एनालाइज करनी है। यहाँ पे 25 है, 9 है और 4 है। क्या 25, 9 एंड 4 को आपको जो गिवन है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 25 क्या होगा, Z3 मॉड का स्क्वायर होगा। 9 क्या होगा, Z2 मॉड का स्क्वायर होगा। और 4 क्या होगा, Z1 मॉड का स्क्वायर होगा। इसको हम Z3 इंटू Z बार लिख सकते हैं, इसको हम Z2 इंटू Z2 बार लिख सकते हैं, इसको हम Z1 इंटू Z1 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? तो यार ये आप देख सकते हो कि Z1, Z2, Z3 तीनों में आ रहे हैं। क्या उसको मैं कॉमन लेके जा सकता हूं ऐसे? Z1, Z2, Z3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास इनके बाद क्या बचेगा, Z3 बार, Z2 बार, Z1 बार इज इक्वल टू 90। मॉड से ऐसे कॉमन ले सकते हैं, आपको मैंने मॉड की प्रॉपर्टी में बताया था। ये क्या बन गया भैया, ये बन गया Z1, Z2, Z3 और ये बन जाएगा Z1, Z2, Z3 का होल बार। ये 90 के बराबर है और ये 5, 2 और 10 है। 5, 2 और 10 से ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो मॉडुलस है वो 3 आ जाएगा। समझ गए बात को आप? ये बिल्कुल वही स्टाइल हो गया, वही तरीका हो गया जैसा हमने इसमें शायद एक क्वेश्चन पहले भी किया था।
ठीक है जी। ओके, चलो आगे। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग यार कल मॉडुलस की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, अब हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं कि हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी कहां तक करी थी। मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमने 8 प्रॉपर्टीज कर ली थी, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, अब इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग मॉडुलस में थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन करेंगे कि मॉडुलस से हमें ज्योमेट्री में क्या मिलता है। आपको काफी सही लगेगा वो जो आज हम करने वाले हैं। सो अभी तक हमने मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज देखी, उन प्रॉपर्टीज में सिर्फ आपने मतलब थोड़ी सी काइंड ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज देखी। अब ये ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है वो देखते हैं और इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ऑल राइट, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 9 सेज अगर मॉडुलस ऑफ z अगर a के बराबर है, यहाँ पे a कोई पॉजिटिव नंबर है, राइट, देन z lies on a circle with center at origin and radius a। सही बात है ना। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसे मॉड z इज इक्वल टू अगर a है, ठीक है ना, मॉड z अगर इक्वल टू a है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब z की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से हमेशा a के बराबर होगी। z की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमेशा a के बराबर होगी। इसका मतलब z किस पे लाई करेगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को आप। तो z जो होगा वो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा a रहेगी। तो सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू a, राइट। हाउ मेनी पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस, इसको कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है। देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे वो पॉइंट्स लिखने हो ना तो उनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिएगा थोड़ा सा, मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, आगे काम आएगा। अगर ये z x प्लस आइटा y के बराबर है, आपने फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा कि अगर ये थीटा होगा तो ये ओ a की वैल्यू आएगी a cos थीटा, है ना, और a p की वैल्यू आएगी a sin थीटा। तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y है, ये x के बराबर भी है y के बराबर भी है, तो z आ जाएगा a इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक्चुअली में z जो होता है ना वो वेक्टर जैसा ही है, बिल्कुल सेम वेक्टर वाला ही गेम है। ये यहाँ पे इसका मॉडुलस हो गया और ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर मतलब ये उसकी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल वेक्टर जैसा, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। इनफैक्ट वेक्टर्स के जितनी भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे भी लगती हैं।
राइट? इज इट क्लियर टू यू बेटा? ये चीज क्लियर हुई? अब हम नेक्स्ट बात में बढ़ते हैं। ये क्लियर है आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आप जनरली x को ऐसा भी मान सकते हैं, z को ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को करना हो तो उसमें आप z को ये लेके भी एज्यूम कर सकते हैं। ये बात क्लियर है तो यस बोलिए, फिर मैं आगे चलता हूं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी कराऊंगा। ओके, चलिए अब मैं, आवाज आ रही है मेरी? कोई यस लिख नहीं रहा इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 में ऐसे लिखा हुआ है z माइनस z1 इज इक्वल टू a। यहाँ पे z1 एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, और a एक ग्रेटर देन 0 एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। ठीक है ना? थोड़ा सा समझते हैं यार इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे हैं कि z की जो डिस्टेंस है वो z1 से हमेशा क्या है? z की जो डिस्टेंस है वो हमेशा z की जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगी। राइट? तो इसमें क्या होगा कि z1 उसका सेंटर होगा, z1 उसका सेंटर होगा और z इस सर्कल पे लाई करेगा जी। समझ रहे हो? लो नोट कर लो भाई तुम। अब बता दिया करो क्या नोट किया क्या नहीं किया, मेरे को पता कैसे चलेगा बताओ? मैं तो ऐसी बस आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा वरना। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस है a, तो ये इसका सेंटर होगा। ये समझ में आया कैसे कि मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है जी। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको ना 2-4 छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं, आप ये एग्जांपल्स करिएगा। एग्जांपल है फाइंड द लोकस एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गेंड प्लेन। पहला क्वेश्चन है z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 2। दूसरा है z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4। तीसरा है z माइनस 3 इज इक्वल टू 3। चौथा है z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2। अगला है z प्लस 2 आयोटा is greater than equal to 1 less than equal to 2। छठा है z minus 2 z minus 3 is equal to 1। सेवेंथ है z minus 3 iota plus z plus 3 iota is equal to 6। आप सबको बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा और इसको आर्गेंड प्लेन पे भी ड्रॉ करना है। फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, आपको 4-5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करिए प्लीज।
तो बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो ये जो चीज है वो है सेंटर और ये है रेडियस। ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हो z माइनस z1 इज इक्वल टू a, तो दिस सर्व्स लाइक सेंटर एंड दिस इज द रेडियस, और ये आपका मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन हो पा रहे हैं, हो रहे होंगे ना ये तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कह रहा है कि सेंटर जो है वो है 3,4 पे और रेडियस है 2। ओके, तो ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा सर्कल आएगा 3,4 जिसका सेंटर होगा और रेडियस होगी 2। तो z विल लाई ऑन दिस सर्कमफेरेंस। बेटा z जो होगा ना वो इस सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये क्लियर है? पहले वाला क्लियर है तो यस लिखिए सभी लोग, क्योंकि मैं इसी में एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूं अभी। क्या ये क्लियर है? राइट। अब आप मुझे बताइए पहली बात, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z? मॉड z का क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मॉड z का क्या मतलब हुआ कि ये जो मैंने ऐसे शेड करके जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए हैं, मैंने शेड करके जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए हैं ना इसके सर्कमफेरेंस वाले, उनमें सबसे दूर कौन सा है ओरिजिन से और सबसे पास कौन सा है ओरिजिन से, ये बताना आप।
सबसे दूर कौन सा है ओरिजिन से और सबसे पास कौन सा है ओरिजिन से, ये बताना है आपको। ठीक है जी। राइट, अब आप सोचिएगा ध्यान से, सबसे पास या सबसे दूर वो होगा जो इस लाइन के अलोंग होगा। मानते हो ये बात? इसी लाइन के अलोंग होगा, सेंटर से पास होती हुई ओरिजिन को, ओरिजिन और सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन। और मजे की बात यह है कि सेंटर और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो मॉड जेड मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 7 और मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ गए कैसे? यहां तक 7 था, 7 में ये 2 और ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या ये क्लियर हुआ जी आपको कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे 7 और 3 आएगा? ठीक है, ये ओरिजिन से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस 5 है, ये वाला पॉइंट मिनिमम आएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिनिमम आएगा और ये मैक्सिमम आएगा। इसको मैं z मैक्सिमम लिख सकता हूं जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, और इसको लिख सकता हूं z मिनिमम जिसका मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूं आपसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे, ये भी बहुत आसान है निकालना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मॉड z जब मैक्सिमम होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो z है ये क्या आएगा, ये भी पूछा जा सकता है, बट वो अभी नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि अभी हम कुछ और चीज सीख रहे हैं। पहले ये सीख जाएं, उसके बाद हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ बेटा पहला क्वेश्चन सबको? तो मैं आगे सेकंड पे बढ़ूंगा जी, बताइए। नहीं बेटा, आप क्या लिख रहे हो? व्हेन द एंगल बिटवीन दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज 0 एंड 180 रेस्पेक्टिवली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप मॉड जेड मतलब आप ओरिजिन से पूछ रहे हो कि कौन सा सबसे पास होगा और सबसे दूर होगा, तो आप इस सर्कल पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं सबको ओरिजिन से जोड़िए और आपको बताना है कि सबसे पास या सबसे दूर कौन सा होगा। मैं यहाँ डायग्राम बना के बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका सर्कल है और ये ओरिजिन है। ठीक है, इस सर्कल पे लाई करते हुए जितने भी पॉइंट्स हैं आपको बताना है उनमें से मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा सबसे छोटा किसका है। तो यार अगर ये इसका सेंटर है, आप ध्यान से सोचिएगा पहले मेरी बात को, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत सारे हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि सबसे छोटा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसका आएगा? ठीक है, ये कैसे कह सकता हूं कि सबसे छोटा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसका आएगा? आप खुद सोच के देखो, दिमाग लगाइए, डायग्राम को विजुलाइज करो, डायग्राम को विजुलाइज करो, आपको समझ में आएगी बात। अगर आप यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ पे अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो आपको पता चलेगा कि यार बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इससे दूर ही आएंगे। सही बात है ना, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इससे दूर ही आएंगे। डायग्राम में आपको अब क्लियर दिखेगा, बिल्कुल देखो, सोच के देखो। आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओगे तो ये हाइपोटेन्यूज वाला साइड बनेगा, तो ये मिनिमम वाला आएगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो ये जो z होगा वो z जिसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा वो होगा, और यहाँ पे जो z होगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। क्या ये बात क्लियर आई?
ये बात क्लियर हुई आपको बेटा? अब होता क्या है, ओरिजिन से सेंटर की डिस्टेंस में से आपको रेडियस माइनस करनी है और रेडियस प्लस करनी है। तो मॉड जेड मैक्सिमम कब होगा? जब आप ओरिजिन से सेंटर वाली डिस्टेंस में रेडियस को ऐड कर दोगे। और मॉड जेड मिनिमम कब होगा? जब आप ओरिजिन से सेंटर वाली डिस्टेंस में से रेडियस को माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ, मॉड लगा रहा हूँ, बिकॉज वो नेगेटिव भी हो जाती है कई बार। तो ये मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक भी बता दिया। समझ में आया? तनवीर, विदुषी, आदित्य जैन, सभी लोगों को समझ में आया बेटा? लविश, बाकी लोग, अंशिका, दिव्यम, हर्षल, ओके चलिए, थैंक यू। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ये वेक्टर्स में भी काम आएगी, यहाँ पे भी काम आएगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? मैं फर्स्ट को हटा देता हूं एक बार। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें जो सेंटर है, वो है -2, -3 और इसकी जो रेडियस है वो है 4। ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना है आपको। तो Z lies on a circle having center at -2, -3 and radius equal to 4। तो यार अगर आप ये सर्कल बनाओगे तो काइंड ऑफ जो सर्कल बनेगा वो मतलब ओरिजिन उसके बीच में आ जाएगा। यहां पे होगा ये -2, -3 और इसकी रेडियस 4 है जी। आप मुझे एक बात बताइएगा छोटी सी, इस केस में व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड? बताएंगे जरा। इस केस में मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या आएंगी? करण नूर, वेरी गुड। गलत है। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम आएगी, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालो। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है √13। सही बात है? ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है √13। नहीं, हाँ, ओरिजिन से डिस्टेंस है √13। तो मैक्सिमम आएगी √13 प्लस द रेडियस और मिनिमम आएगी 4 माइनस √13। चाहे मॉड ले लो चाहे बिना मॉड के ले लो। ठीक है ना? करणूर, मिनिमम 0 तब आती जब आपके पास सारे पॉइंट्स सर्कल के अंदर लाई कर रहे होते, तब मिनिमम 0 आती। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे आपके पास तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल की सरकमफेरेंस पे है, इसलिए मिनिमम 0 नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आसान है तो मैं यहाँ पे फटाफट कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन को यहीं पे लिख देता हूं जी मैं। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस आएगी 3, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा। और फोर्थ क्वेश्चन में रेडियस आएगी -2 आयोटा, तो ये ऐसा बनेगा। ये 2 आयोटा वाला है माइनस का,
और वो 3 पे। सही बात है? थर्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ बनेगा, z माइनस 3 इज इक्वल टू 3। और फोर्थ क्वेश्चन बनेगा कुछ ऐसा, 2 आयोटा है माइनस का, z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लोग इस पे बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, ऑलराइट। वैसे एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन है, इसमें क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मॉड z मैक्स कितना आएगा और मॉड z मिनिमम कितना आएगा? सही बात है ना? ऑलराइट, अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये तीसरा चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन मैं यहां बता रहा हूं। थोड़ी सी पहले एक चीज बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो देखिएगा, वो चीज ये है, ओके। अगर आप कोई ऐसा सर्कल खींचते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे दो कलर से इसको शेड कर रहा हूं। पहला कलर है रेड कलर, तो रेड कलर से मैंने इसको अंदर शेड कर दिया जी। ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जाएगा क्योंकि इतना प्रिसीजन नहीं है इसमें, बट ये अंदर वाला जो एरिया है, ठीक है ना जी, जो अंदर वाला एरिया है जो मैंने रेड से शेड करा है, अंदर वाला जो रीजन होता है वो होता है मॉड z लेस देन a वाला। मॉड z लेस देन a is basically inside the circle. All right, and mod z greater than a is basically outside the circle. ठीक है ना? मॉड z ग्रेटर देन a आउटसाइड होगा सर्कल के, तो सर्कल के आउटसाइड जो भी एरिया होगा ये सारा, उसमें मॉड z की जो वैल्यू आएगी वो a से बड़ी आएगी। ये आपको क्लियर है जी? तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलूं और पांचवा क्वेश्चन सोचूं, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये क्लियर है ना आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? अब अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में सोचूं तो क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन में सेंटर कहाँ है सर्कल का जी? सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? ये -1, ये माइनस आयोटा, ये -2 आयोटा। ठीक है, तो यहां पे दो सर्कल्स बनेंगे। एक सर्कल बनेगा ये और एक सर्कल बनेगा ये। ओके जी, ये दो सर्कल बनेंगे और आपके पास जो वैल्यूज है वो कह रहा है कि 1 वाले सर्कल के बाहर आना चाहिए और 2 वाले सर्कल के अंदर आना चाहिए। आपके पास जो रीजन आएगा वो ये वाला आएगा जी, एक डोनट टाइप का बन जाएगा, रिंग बन जाएगी बेसिकली। ऑल राइट, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इज इट क्लियर? So this is the area which lies outside this circle. मतलब यहाँ पे कौन कौन से सर्कल्स थे? एक तो था z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 और एक था z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2। तो एक सर्कल के बाहर आएगा, एक सर्कल के अंदर आएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया आएगा। समझ में आई बात आपको बेटा? इज इट क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राइट?
तो ये वाला रीजन आपको समझ में आ गया है परफेक्टली। सब एक बार लिख दे, अगर कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ रहे हैं, वो है अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जी? सिक्स्थ क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और मैं मीनवाइल सेवंथ भी यहां लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और भी करेंगे। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, ये क्या चीज होगी? तो आप इसको करिएगा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया आदित्य, वेरी गुड। 2 सर्कल्स के रेडियस का सम 1 होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज लिख रहे हो आप, मजा आ गया। और वेरी गुड, सर्कल विद सेंटर एट 2.5 विद रेज, ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, जो आपको समझ में आना चाहिए। ये गलत है बाय द वे, विदुषी आप भी गलत लिख रहे हो और आदित्य आप भी गलत लिख रहे हो, मेरी बात समझिएगा, काइंडली यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो अभी अभी के लिए ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाहता है Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस 2,0 एंड जिसके डिस्टेंस का सम, है ना, जिसके डिस्टेंस का सम फ्रॉम 2,0 एंड 3,0 इज 1। आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है, समझ गए मेरी बात? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी डिस्टेंस का सम 2,0 और 3,0 से क्या है, 1 आए। अब आपको सरप्राइज हो जाओगे आप कि सिर्फ ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। इसका आंसर आएगा कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 to 3, बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं लेना भैया, Z-2 का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 2,0 और Z-3 का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 3,0। अगर आप 2 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट लेते हो बेटा, सोचना समझना प्लीज, यहां पे देखना, अगर 2 से 3 के बीच में आप कोई भी पॉइंट लेते हो, सोचो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ले लिया आपने, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो उसकी डिस्टेंस का सम 2 और 3 से टोटल 1 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और अगर आप यही पॉइंट बाहर कहीं ले लो, मान लो आपने जोश में आ गए आप और आप कहते हो जी मैं तो यहाँ पे पॉइंट लूंगा। अब आपको मालूम है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि ट्राइंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा बड़ा होगा। ये A आ गया, ये B आ गया, तो आप कह सकते हो ना कि PA प्लस
PB will be greater than AB। तो अगर इस पॉइंट को आप कहीं भी आउटसाइड लोगे, आउटसाइड मतलब आउटसाइड दिस AB, तो उसका जो डिस्टेंस का सम आएगा वो डेफिनेटली 1 से बड़ा आएगा। ये मैं आपको ये प्रूव करके बताना चाहता हूं कि ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? ट्राइंगल में क्या बोलते हैं कि दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, और ए बी की वैल्यू 1 है, तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। बात क्लियर है? इसका मतलब पॉइंट सर्कल सर्कल कहीं पे भी लाई नहीं करेगा। क्या यहाँ पे लाई कर सकता है? यहाँ पे इस केस में पी ए की वैल्यू ही 1 से बड़ी आ जाएगी और पी बी जुड़ेगा तो और बड़ा आ जाएगा। इसमें पी ए खुद ही 1 से बड़ा है। So what I want to tell you is कि P cannot lie above the x axis। P जो है वो x axis के ऊपर लाई नहीं कर सकता। Do you understand? P x axis के इधर भी लाई नहीं कर सकता, इधर भी लाई नहीं कर सकता, और P x axis के नीचे भी लाई नहीं कर सकता। तो सिर्फ कहां लाई करेगा P? इन दोनों के बीच में। इसका क्या लोकस आएगा बताना जरा बेटा एक बार। z माइनस z1 प्लस z माइनस z2। अगर z1 माइनस z2 के बराबर है तो z का लोकस क्या आता है? z लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट joining z1 एंड z2। क्लियर हुआ है? समझ में आया तो यस बोलिए जी प्लीज। ठीक है, ओके। तो ऐसे आंख बंद करके सर्कल नहीं बनाने। राइट? इज इट क्लियर टू यू? इसको आप प्लीज नोट कर लें और अगले क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर लें। ये हमने कैसे प्रूव किया कि जो पॉइंट P है वो बाहर लाई नहीं करेगा? ठीक है ना जी? अगले का आंसर बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सो आप इसको डायग्राम में भी बना सकते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 आयोटा और ये यहाँ पे पॉइंट आएगा माइनस का 3 आयोटा, और हमारा जो z है वो कहाँ पे लाई करेगा जी? 3 आयोटा से माइनस 3 आयोटा को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, यहाँ पे z लाई करेगा। तो z लाइज ऑन दिस लाइन सेगमेंट। क्लियर है? ये समझ में आया? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करिएगा, 8th क्वेश्चन। इसका लोकस बताइए। z माइनस 2 यहां पे है z माइनस 2 आयोटा, z माइनस 2 z माइनस 2 आयोटा, इसका लोकस बताइए।
ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा जी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंटों से बराबर आ रही है। एक पॉइंट तो है 2 और एक पॉइंट है 2 आयोटा, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस आ रही है, तो इन दोनों का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। समझ में आ गई बात? तो Z यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे, जो जिसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से बराबर आया करेगी। तो Z lies on the perpendicular bisector of line joining 2, 0 and 0, 2 iota। ये A है और ये B है। इज इट क्लियर? ये लाइन जो होगी, ये लाइन ऐसी लाइन होगी जिसका रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होगा, जिसको हम प्यार से Y इज इक्वल टू एक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आया? अब मैं जो आपको बात बोलना चाह रहा था ना, वो यही था कि अगर आप टाइम लगाओगे तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सब टाइम की बात है। अब नॉर्मल क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि फिर कहीं ना कहीं से तो टाइम बचाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी क्लास हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस का काम था। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और देता हूं घर के लिए। आज तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को कॉन्जुगेट शुरू करना चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेट हम फ्रेश क्लास से ही स्टार्ट करें तो बढ़िया है। ओके, एक सेकेंड मैं देख लूं कि और कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बच गई है। वैसे तो मोर और लेस होगी है, बाकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जब आप दूसरी चीजें पढ़ लोगे उसके साथ आएंगी। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जितने अभी हो पाते हैं उतने अभी करते हैं। वैसे अभी तो टाइम हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a z+1 का मॉड if z+4 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3। दूसरा z+2 का मॉड if z+5 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 4। दूसरा फाइंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ, पहला है मॉड z+2 और दूसरा है मॉड z-3+4 आइटा प्लस मॉड z+3-4 आयोटा। तीसरा है if mod z is equal to 3, then find the minimum and maximum values of z+1/z। okay,
z minus 3 iota less than equal to 4, then find the maximum value of iota z plus 1 plus 1. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज करवाया है, उसके बेसिस पे ही है, आप इनको नोट कर लें, इनको ट्राई करें, ठीक है। और आपको मैसेज आ जाएगा अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास हुई। अगर सुबह रखती है क्लास तो थोड़ा जल्दी टाइम से आइएगा, ठीक है जी। आज वाला समझ में आ गया सबको? इनको दोबारा से एक बार कर लीजिएगा अपने आप से, और ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, आप इनमें दिमाग लगाइएगा, ग्राफिकली करने के बारे में सोचिएगा, ठीक है जी। हर्ष कौशिक, आपने बोला कि बहुत सारी चीजें मेंटेन करने को हो गए हैं जो पेंडिंग है, जैसे एडवांस टेस्ट के सॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो यार आपको क्या मेंटेन करना चाहिए, वो ये है कि जितने भी जो, अगर मान लो एडवांस टेस्ट के जो आपके डाउट है, आप सिर्फ उनको बना लीजिए पहले। आइडियली आपको टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ टेस्ट दे दो उसके बाद उस पर कोई काम ना करो तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो 3 घंटे खराब हुए। तो आइडियली उस पर करना चाहिए। एक मेरा सजेशन है थोड़ा सा आप लोगों से, कि अभी आप लोग ज्यादा सीखने के चक्कर में इंटरनेट पे बहुत टाइम खराब करते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एब्सोल्युटली। तो वो टाइम अगर आप सेव करोगे तो आपके पास बहुत टाइम निकल आएगा। अगर आपको छुट्टियों में एक ही चीज को इम्प्रूव करना है तो इस चीज को इम्प्रूव करिए, कि आप अपना दिन का टाइम बचाइए, उसी से ही बात बनेगी, वरना फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।